नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की फॉरेन पॉलिसी और 2020 में उसके सामने आए चैलेंजेस के बारे में। तो भारत की पिछले कुछ सालों से एक पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट की। तो हम अपने पड़ोसी देशों की हेल्प करते हैं, हर समय करते आए, कोविड-19 के समय भी करी थी, लेकिन 2020 में कुछ यूनिक चैलेंजेस थे इस पॉलिसी को, भारत की ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी को। तो इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा था सुहासिनी हैदर जी के द्वारा, लिखा गया है द हिंदू में। अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो 27 दिसंबर को ये साइड में, लेफ्ट साइड में एक छोटा सा कॉलम था। मे बी आपने इस आर्टिकल को मिस कर दिया होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसीलिए मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। इस आर्टिकल के अनुसार भारत की अपने पड़ोसी देशों के प्रति जो फॉरेन पॉलिसी है उसके सामने 3 बड़े चैलेंजेस थे 2020 में। पहला, कोविड-19 पैंडेमिक, दूसरा, चाइना द्वारा एलएसी पर दिखाया गया मिलिट्री एग्रेशन, और तीसरा, दक्षिण एशिया में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता रहा पूरे साल। इन तीनों चैलेंजेस से हमने कैसे निपटा या हमारी उसके खिलाफ स्ट्रैटेजी क्या थी, इसके बारे में हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है यूपीएससी आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर्ड है फ्रॉम प्रीलिम्स टिल मेंस। और ये कोर्स आपको बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर उपलब्ध होगा हमारी ऐप स्टडी आईक्यू ऐप पर, और साथ ही साथ वेबसाइट पर studiiq.com पर भी। और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर आप मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला था कोविड-19 का चैलेंज। आप जानते होंगे कि भारत में दुनिया में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हैं, यूएसए के बाद हमारे यहाँ सबसे ज्यादा केस हैं। और इस कोविड-19 के कारण साउथ एशिया के लगभग सभी देशों की इकोनॉमी बहुत डाउन गई है। इनफैक्ट भारत की जो इकोनॉमी है वो G20 देशों में सबसे ज्यादा हिट उसने लिया है। इट हैज बीन द वर्स्ट हिट इकोनॉमी इन द G20 नेशंस। तो ये एक भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात रही इस पूरे साल में। दूसरा, इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ही चाइना ने अपना दक्षिण एशिया में इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करी। वैसे चाइना बहुत सालों से कोशिश कर रहा है और काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है, लेकिन कोविड-19 का फायदा पूरी तरह से चाइना ने उठाने की कोशिश करी। कैसे? उन देशों की मदद करके जो दक्षिण एशिया में कोविड-19 के कारण जिन पर ज्यादा असर आया था। तो चाइनीज वाइस मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ साउथ एशिया, जी हां, चाइना की कैबिनेट में एक मंत्री है स्पेसिफिकली जो दक्षिण एशिया को देखते हैं, उन्होंने सार्क कंट्रीज के लगभग सभी नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग्स करी, चाहे वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, भारत के सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ इन्होंने स्पेशली वर्चुअल मीटिंग्स करी और सबको ये प्रॉमिस किया कि हम साइनोवैक वैक्सीन, यानी कि जो चाइना ने वैक्सीन डेवलप करी है, कर रहा है, उसको हम प्रोवाइड करेंगे जैसे ही वो अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा चाइना ने मार्च, अप्रैल और मई के महीने में इन सभी देशों को सप्लाईज भी भेजी, जिसमें बहुत सारे पीपीई किट शामिल थे, मेडिकल इक्विपमेंट शामिल थे। तो चाइना ने अपनी मेडिकल डिप्लोमेसी को पूरा जोर देने की कोशिश करी, जोर आजमाइश करी। और याद रखिए, सार्क के जितने भी देश हैं उनमें इंडिया और भूटान को छोड़कर बाकी सभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट हैं। अब क्योंकि वो बीआरआई का हिस्सा हैं तो ऑब्वियसली उन पर बहुत सारा चाइनीज लोन है। तो चाइना ने यहां पर अपना बड़प्पन दिखाते हुए कुछ देशों का कुछ अमाउंट लोन कम कर दिया। ऐसा नहीं है कि पूरा लोन माफ कर दिया, उन्होंने लोन रखा है, लेकिन हाँ, किसी को रियायत दे दी गई है ज्यादा लंबे समय के लिए, किसी का थोड़ा सा अमाउंट कम कर दिया गया है। खास करके मालदीव्स और श्रीलंका को पार्शियल डेट वेवर्स दिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मालदीव्स और श्रीलंका जो ओवरऑल इनकी बीआरआई पॉलिसी है, प्लान है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देश हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को $1.4 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई। बेसिकली पैसा दिया गया पाकिस्तान को $1.4 बिलियन। अब यहां पर भारत भी ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठा था। हमारे पास क्या एडवांटेज है कि हम दुनिया में दवाइयों के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक हैं। वी आर द लीडिंग ड्रग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत ने अपनी इस क्षमता का फायदा उठाया और जेनेरिक मेडिसिन को दक्षिण एशिया के हर देश तक पहुंचाया। जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक आई थी उसी समय भारत की लीडरशिप में एक वर्चुअल सार्क समिट हुई थी और उस समय एक कोविड पैकेज डिसाइड किया गया जिसमें से आधा पैसा $20 मिलियन जो था वो भारत ने दिया था। उसके अलावा भारत ने सार्क देशों को बहुत बार मेडिसिन सप्लाई मिशंस पहुंचाए। प्लेन भर भर के हमने दवाइयां भेजी थी मालदीव्स में, कई बार उन्होंने खरीदी थी, कई बार स्पेशल फ्लाइट्स भेजी गई, तो उसमें एड भी था, उन देशों की कमर्शियली भी मदद करी गई। और इस तरह से भारत ने भी अपना जो पावर है, सॉफ्ट पावर है, वो प्रोजेक्ट किया है डेफिनेटली सार्क रीजन में। कुछ हफ्तों के लॉकडाउन के बाद जब वंदे भारत मिशन अनाउंस हुआ था तो भारतीय नागरिकों को दुनिया भर से वापस लाने के लिए फ्लाइट्स शुरू हुई और इस दौरान भी
यहां से जो दूसरे देशों के नागरिक भारत में फंसे हुए थे उन्हें भी उन देशों तक पहुंचाया गया। तो इट वॉज ए टू वे ट्रैफिक, उसमें भी भारत ने दूसरे देशों की भी मदद करी थी। तो वंदे भारत फ्लाइट्स बहुत हेल्पफुल रही थी ओवरऑल, न केवल भारत के लिए बल्कि आसपास के पड़ोसी देशों के लिए भी। अब ओवरऑल भारत ने क्या करा, अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसी पर ध्यान दिया कि हम हमारे नेबरहुड को हमेशा हेल्प करेंगे, और एक सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इनको अपनी प्रायोरिटी बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने लगातार वर्चुअल समिट्स के थ्रू अपने पड़ोसी देश के नेताओं के साथ मीटिंग्स करते रहे, टच में रहे। ये भी बहुत जरूरी होता है। अगर फिजिकल विजिट्स नहीं हो सकती तो क्या हुआ, वर्चुअल विजिट तो हो ही सकती है। तो वर्चुअल समिट्स लगातार पिछले 10 महीने से जारी है। और भारत ने एक और काम बहुत तेजी से करना शुरू किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी है, यानी कि पिछले सालों में जो हमने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे या फिर जो वादे किए थे इन देशों के साथ मिलकर, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करने का काम शुरू किया। कई जगह रेलवे लाइंस का काम कंप्लीट हुआ, बांग्लादेश नेपाल में कई जगह प्रोसेस फास्ट किया गया है। रिवराइन प्रोजेक्ट्स जो बांग्लादेश के साथ हैं उनको भी फास्ट किया गया। मालदीव्स के लिए फेरी सर्विस की शुरुआत करी गई है, और श्रीलंका और इंडियन ओशन रीजन के आइलैंड्स में और बहुत सारी सर्विसेज हैं जहां पर भारत हेल्प कर सकता है, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। भारत की फॉरेन पॉलिसी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था 2020 में, वो था चाइना के साथ मिलिट्री स्टैंड ऑफ। तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भारत और चाइना की जो सीमा है उसको लेकर हमेशा से एक तनाव चलता आ रहा है। एक युद्ध भी हुआ था 1962 में उसको लेकर। आई डोंट थिंक कि मुझे पूरी हिस्ट्री बताने की आवश्यकता है यहाँ पर। अगर आप स्टडी IQ के व्यूअर हैं तो आपको ये सब मालूम होगा, लेकिन आपको ब्रीफली याद दिला देता हूं इन केस अगर आप भूल गए हैं। तो जून 2020 के महीने में चाइना ने हमारे सैनिकों के साथ, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हमारी आर्मी के साथ एक झड़प करी थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। गलवान वैली नाम की एक जगह है लद्दाख में, जहां पर LAC पर यह क्लैश हुआ था। और 1975 के बाद, यानी पिछले 45 सालों में भारत का कोई जवान चाइना के बॉर्डर पर शहीद नहीं हुआ था। इसीलिए 45 ईयर्स में पहली बार एक कैजुअलिटी होना इस बॉर्डर पर इंपॉर्टेंट इवेंट माना गया। और तब से लगातार, जून के महीने से लगातार यहां पर स्टैंड ऑफ चल रहे हैं। कभी हमारी तरफ से एग्रेशन होता है, कभी चाइना की तरफ से एग्रेशन होता है, और ये स्टैंड ऑफ अभी भी जारी है एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन जनवरी 2021। और भारत ही नहीं, चाइना ने हमारे पड़ोसी मुल्क भूटान के भी एक एरिया पर अपना क्लेम किया, जो साक्तेंग नेचुरल रिजर्व्स वाला पार्ट है। यहां पर भूटान कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था, जिसके लिए उसने एक अमेरिकन ग्रुप को इन्वाइट किया था, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। लेकिन चाइना ने इस पर आपत्ति उठाई और कहा कि ये एरिया हमारा है, यह एरिया पूरी तरह से भूटान का नहीं है, ये तिब्बत का हिस्सा है। तो बेसिकली यहां पर भी चाइना ने अपने क्लेम्स वापस से उठाए, जो उनके पुराने क्लेम्स थे उनको पुरजोर तरीके से आगे रखा। चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर भी कुछ डिस्प्यूट सामने आए 2020 में। हालांकि चाइना ने इस डिस्प्यूट को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो सब केवल फेक न्यूज़ है, वेस्टर्न और इंडियन मीडिया द्वारा हमारा नेपाल के साथ अच्छा कोऑपरेशन है। लेकिन डेफिनेटली नेपाल के साथ जो चाइना की बाउंड्री है वहां पर भी क्लैशेस नहीं हुए। वहां पर भी चाइना अपना एग्रेशन दिखा रहा है। LAC के इन क्लैशेस और भूटान और नेपाल के साथ भी चाइना की बढ़ती एग्रेशन भारत की जो स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस है उनको बदलने पर मजबूर कर रही है। हमारा हिमालयन फ्रंटियर्स, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को, जिसको हम एक अभेद्य किला मानते हैं कि इसको क्रॉस करके चाइना कभी आ नहीं सकता, इस विचारधारा पर फिर से एक पुनर्विचार हो रहा है और हम हमारे डिफेंसेस को और ज्यादा स्ट्रांग कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत और नेपाल के रिश्ते भी थोड़े से इस वक्त साल के बीच में तनातनी वाले रहे थे। हालांकि साल के अंत तक काफी हद तक ये क्राइसिस सॉल्व हो गया था, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब लिपु लेक वाला जो पुराना इशू है वो फिर से उभर कर सामने आया। नेपाल वहां पर एक रोड बना रहा था, नेपाल ने अपना मैप तक चेंज कर दिया, लिपु लेक वाली काला पानी टेरिटरी को क्लेम करते हुए ये पूरा एरिया उन्होंने अपने मैप में दिखा दिया। इन सभी घटनाओं के बीच चाइना और पाकिस्तान का जो कॉपरेशन है, जो पहले से अच्छा है, वो और ज्यादा सुदृढ़ होता गया और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। चाइना पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया इस साल, और सीज फायर वायलेशंस भी बढ़ते गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर हमने सीज फायर साइन किया था 2003 में, लेकिन उसके बावजूद थोड़े बहुत वायलेशंस होते रहते हैं सीज फायर के। लेकिन 2020 में पिछले 17 सालों के मैक्सिमम नंबर ऑफ सीज फायर वायलेशंस हुए थे। लगातार गोलीबारी LOC पर चलती रही थी, और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी चाइना को सपोर्ट कर रहा है। जब हम हमारे हिमालयन फ्रंटियर पर, यानी कि जो चाइनीज बॉर्डर है, वहां पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसी समय पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा उठाना चाह रहा है। अब इस पूरे सिनेरियो में भारत का रिस्पॉन्स क्या रहा है? भारतीय सरकार ने चाहे कितने भी प्रोवोकेशंस आए हों, हमने लगातार कोई भी ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठाया है, कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे डायरेक्टली वॉर की सिचुएशन आ जाए। भारत लगातार
अपने मिलिट्री स्टैंड ऑफ को डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। हम बार बार मिलिट्री लेवल पर टॉक्स चला रहे हैं, डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चल रही है और बायलैटरली ये बातचीत चल रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत चाइना ने किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता से साफ मना कर दिया है। तो भारत का जो पुराना प्रिंसिपल रहा है हमेशा कि हम अपने पड़ोसियों के साथ बायलैटरली टॉक्स करेंगे, किसी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे और मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि डिप्लोमेटिक तरीके से बातों को सॉल्व कर लिया जाए। उस पॉलिसी पर भारत आज भी बना हुआ है। लेकिन कुछ चीजों में बदलाव डेफिनेटली आया है। भारत ने अपना रिस्पॉन्स कुछ क्षेत्रों में बदला है। वो किस तरह से? हम पहले यूरोपियन या वेस्टर्न पावर्स को इस एरिया में, साउथ एशियन रीजन में इंटरफेयर नहीं करने देते थे। उनकी एंट्री हमें पसंद नहीं थी। लेकिन अब भारत उन देशों की एंट्री फेवर कर रहा है जो हमारे सपोर्ट में है। तो ऐसे देश जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो हमारे क्वाड मेंबर्स हैं, तो वो इंडो पैसिफिक पॉलिसी के तहत हम इन कंट्रीज के सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड स्टेट्स नेपाल में कोई प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या मालदीव्स में कोई इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले भारत उनको इतनी आसानी से सपोर्ट नहीं करता था, अपोज ही करता था मोस्टली। लेकिन अब यह बदलाव देखा गया है पिछले 1-2 सालों में कि भारत इन कंट्रीज के इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा यूके, फ्रांस, जर्मनी, इनको भी एनकरेज किया जा रहा है कि आप साउथ एशियन रीजन में अपने सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को बढ़ाइए। जैसे रिसेंटली अमेरिका और मालदीव्स के बीच में एक मिलिट्री डायलॉग था, तो भारत ने उसकी तारीफ ही करी, भारत ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। साथ ही साथ यूएसए के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के द्वारा अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में, इन सभी को भारत एनकरेज कर रहा है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।